प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं। पिछले 2 वर्ष से बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारे सामने किस तरह की कठिनाई आई, इन हालात से हमें गुजरना पड़ा। अगर मैं इन्हीं बातों को दोबारा दोहराऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। साथियों, इस बीजेपी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, नशा बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है, इसे बदलना चाहते हैं। आप तो सरकार बदलना चाहते थे 2019 के अंदर। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी और सरकार बनने का कारण था कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया। लोग दुखी थे, देश की बदनामी दुनिया में हो रही थी। लोगों ने जहाँ कांग्रेस को बदला, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई। बीजेपी की सरकार बनने से पहले मोदी साहब ने बहुत वायदे किए लोगों के साथ। हर वर्ग के लोगों से कैसे वोट किया जाए, उसके लिए अलग अलग बातें कही। खास करके गरीब आदमी का वोट बीजेपी के पक्ष में जाए, उसके लिए कह दिया था काला धन जो विदेशों के बैंकों में जमा है वो वापिस लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। लोगों ने यकीन किया, ये मान लिया 15 लाख रुपए आ जाएगा, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा, छोटा मोटा काम भी कर लेगा। वही वायदा कर दिया था और कह दिया था किसान से तेरी फसल की आय दोगुना कर देंगे, स्वामीनाथन की उनको लागू कर देंगे। इस तरह का वायदा करके किसान का वोट भी ले लिया। सरकार बनने के बाद जहां बीजेपी को अपने वायदे पूरे करने चाहिए थे, इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। जात पात मजहब धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, आपके कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी अंदर पार्लियामेंट था भारतीय जनता पार्टी, और उसकी जिम्मेदारी लगाई मनोहर गठन ने कि पूरे प्रदेश के अंदर जो आपसी भाईचारा है, जब 36 जात के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं, इनके भाईचारे कैसे सेध दिलाई जाए, कैसे भाईचारा किया जाए, उसके लिए उसके जिम्मे लगा दिया कि 35 और 36 जात का नारा दे दें। राजकुमार सैनी ने 35 और 36 जात का नारा दे करके पूरे प्रदेश में निकल पड़ा। साथियों, जब प्रदेश के लोगों को बांटने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, तो लोगों ने अंदर ही अंदर ये मन बना दिया था कि हम 2019 में बीजेपी का सफाया करेंगे। बीजेपी ने नारा तो दे दिया था 75 पार का, और जितने भी वालों ने नारा दिया था तो हमारे से अलग हुए थे। इस बीजेपी की 75 पार जो है इसे जमना प्राप्त करेंगे। लोगों ने बीजेपी पर विश्वास कर लिया, 10 सीट दे दी। जब नतीजा आया तो 50 सीटें विपक्ष के पास थी, उनमें जेजेपी के थे। उन जेजेपी वालों ने वोट तो बीजेपी के खिलाफ मांगे, लेकिन फिर सरकार में शामिल होकर के 4.5 साल तक प्रदेश को लूटने का काम किया।
दोनों आंध्र प्रदेश को लूटा। लोगों ने मन बना लिया, फैसला कर दिया कि 2024 में जेजेपी का खात्मा करेगा। 2024 आते आते जब चुनाव नजदीक आया तो साथियों, आम लोगों की जबान पे एक बात चढ़ी हुई थी कि आने वाले समय में कांग्रेस का राज बनाएंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। हम लोगों के बीच में जाते थे और कहते थे कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, लेकिन लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब लोकसभा का चुनाव था तब मैं शाहबाद के एक गांव में गया था। लोग बड़ी संख्या में मुझे मिलते थे, मेरी बात को सुनते थे। लोग कहते थे मन तो है मुझे वोट देने, लेकिन अब की बार बीजेपी को हराना इसलिए हमें कांग्रेस वाला आम आदमी पार्टी वाले को वोट देना चाहिए। और मैं कहता था ये मिले हुए हैं। मैंने उदाहरण भी बताया था कि 2016 के राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से हुड्डा ने नहीं बदल करके 13 वोट कैंसिल कराए, अपना वोट खाली छोड़ दिया था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं था, इसलिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डाले जिसे जानते भी नहीं। जब विधानसभा का चुनाव आया तो लोग ये कहते थे कि 60 सीट कांग्रेस जीतेगी। मीडिया भी कहता था, सोशल मीडिया पे भी चर्चा थी। आप लोग तो कांग्रेस को जिताना चाह रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा षड्यंत्र के तहत भाजपा की सरकार बनाना चाहता था। ये दोबारा तीसरी बार सरकार बीजेपी की कैसे बनी, इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बड़ा षड्यंत्र करने का काम किया। साथियों, सर्वे की रिपोर्ट आती है चुनाव से पहले, हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से सर्वे कराती है। सर्वे बीजेपी ने कराया, कांग्रेस ने कराया, हमने भी कराया। सर्वे की रिपोर्ट में आ रहा था कि अगर कांग्रेस ने 30 से 30 सीटें हमने को टिकट दे दिया तो इनमें से 17 हार जाएंगे। बीजेपी वालों के पास जब ये रिपोर्ट गई तो उन्होंने ईडी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे मरवा दिए। और जब छापे मारे गए तो एक पारसनाथ नाम का बिल्डर है, उसके अंदर छापा पड़ा, जो दस्तावेज मिले उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसको ये कहा गया कि अगर जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहता है तो फिर बीजेपी के बड़े नेताओं से बात कर। हुड्डा साहब अमित शाह के घर गए, मिले और कहने लगे बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। अमित शाह ने कहा कि अगर जेल की सलाखों से बचना चाहते तो फिर सबसे पहले 30 सिटिंग एमएलए तुम्हारे इनकी टिकट फाइनल कराओ, टिकट की घोषणा कराओ। अगर तुमने 30 के 30 सिटिंग को टिकट नहीं दिलवाई तो चलते चुनाव के दौरान तुझे उठा करके जेल की सलाखों के पीछे बंद करने। हुड्डा उसी रात राहुल गांधी से मिला और राहुल गांधी से जाकर के कहने लगा कि मुझे सूचना मिली है, अगर आज रात को ही हमने 30 के 30 सीटिंग को टिकट नहीं दिया तो 20 के करीब एमएलए कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, भगदड़ बन जाएगी, कांग्रेस टूट जाएगी। आज जो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं फिर रुकावट खड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी ने उसकी बात पे विश्वास किया, भरोसा किया, 30 की 30 टिकटें दे दी। जब 3 टिकटें दे दी गई तो बीजेपी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा
अब बीजेपी की सरकार बनने में कोई रुकावट नहीं। जब नतीजे आए तो 17 हार गए थे, केवल वो 17 नहीं हारे। कैसे बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत के साथ बन जाए, इसके लिए हुड्डा ने 2 अपने साथियों को चुनाव में टिकट काट करके भी बीजेपी की मदद करी। अगर मैं 9 के नाम बताऊंगा, कौन सी कौन सी बताऊंगा, तो साथियों, क्योंकि आप उनको जानते भी नहीं होंगे, एक ऐसा नाम आपके सामने बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई षड्यंत्र के तहत हारने का काम किया। आपके साथ लगता हुआ बड़ा कैंट है, लगता है नहीं लगता बड़ा कैंट। अम्बाड़ा कैंट के अंदर आम लोगों में इस बात की चर्चा थी कि अगर चित्रा सरकारा को टिकट दे देगी कांग्रेस पर इतनी झाड़ जाए। ये बात होती थी कि नहीं होती थी? ये बात कही जाती। चित्रा की टिकट काट दी और एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसका नाम परी था। मैं भी नहीं जानता था ये परी कौन है, आदमी है, औरत है, क्या है। आप जानते थे क्या? कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों को टिकट दे करके 9 सीट हराई, 9 और ऐसे हराए जिनको राहुल गांधी ने टिकट दिया। इस तरह से 37 सीट हरा करके अपनी और उन्होंने बीजेपी की सरकार तीसरी दफा सरकार प्रदेश में बढ़ाई। अब मोड़ लगा दी इस बात की। इस राज्यसभा के चुनाव में तो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कांग्रेस वाले, ये वोट काटने वाले। कांग्रेसी प्रचार करते थे कि नहीं करते थे? हमें वोट काटने वाले कहते थे। अरे ये हुड्डा वोट बेचने वाला है, और वोट भी आम वोट नहीं, एमएलए के वोट बेचता है। इस राज्यसभा के चुनाव में 9 वोट हुड्डा ने बेचने का काम किया। 5 बीजेपी के पक्ष में डलवाए, 4 कैंसिल करवाए। ये हुआ था कि नहीं हुआ आपकी बार राज्यसभा? इस तरह से मदद करके बीजेपी की सरकार बनाई। अब आम आदमी जो है इस बात से दुखी है। मैं माजरा साहब संगठन खड़ा किया जाए, अच्छे लोगों को संगठन में शामिल किया जाए, बूथ के स्तर पर संगठन बढ़े, इसके लिए काम में जाए। सब जगह यही चर्चा है। कांग्रेस ने धोखा किया, बाल बच्चा ने हरा दिया, बीजेपी से लोग परेशान हैं। अब तो यही कहते हैं कि आने वाला समय चौधरी देवीलाल की नीतियों का है, इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। आप इलाहाबाद के लोग भी सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? सरकार बनाना चाहते हो। अगर सरकार बनानी है तो फिर साथियों बूथ के स्तर के ऊपर संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। भाई चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के ये मैसेज देना होगा कि आने वाले समय में हम चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाए। अभी मेरे से पहले बाजरा साहब ने सारी बातें आपको बताई। इन पिछले 2 साल में सरकार ने कैसे कैसे निर्णय लिए, कौन कौन सी दिक्कतें हमारे सामने आई। साथियों, जब भी कोई कांग्रेसी आपके बीच में आए, आप उनसे एक बात जरूर पूछो। जब भी कोई कांग्रेसी आपके साथ चर्चा करे, उनसे ये पूछो, जब किसान की फसल की उनकी बात क्यों की, जब फसल बेचनी थी, ये कांग्रेसी कहां थे? इन्होंने क्यों नहीं इस बात का विरोध किया? सरकार ने जो गलत निर्णय लिए थे उनका विरोध करना चाहिए। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी, कांग्रेसी काम कर गए थे। तुम्हारा भाखड़ा का पानी रोका जा रहा था, कांग्रेसी काम थे। तुम्हारे ऊपर बिजली के रेट थोपे जा रहे थे 5,000 करोड़ के, तब ये कांग्रेसी काम। ये स्वार्थी आपस में लगते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस पार्टी आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करे।
इस तरीके से पिछली बार गेहूं की खरीद में सरकार ने दिक्कतें खड़ी करी थी। मुझे लगता नहीं है कि उनके बाद धान की फसल भी आपकी सरकार जो है बिना किसी दिक्कत और कठिनाई के खरीद ले। मैं आज इन पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार को चेताना और कहना चाहता हूं कि धान की फसल 15 सितंबर तक आ जाती है। सरकार 15 सितंबर से धान की फसल की खरीद शुरू करे और एक एक दाना एमएसपी पे खरीदे। अगर धान की फसल को 15 सितंबर से खरीद शुरू नहीं करी, एक एक दाना अगर नहीं खरीदा, तो पहले जैसे मंडियों में आकर के सरकार के घेपे में मुठा डाल दिया था, उसी तरह से फिर आपकी धान की फसल बिकवाने के लिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का एक कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा हो जाए। ये साथियों पहली बार हो रहा है। मैंने ये सुना था कि जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जब उनको जेल भेजा जाता है तो उनके अंगूठे लगाए जाते हैं, उनके पंजे लगाए जाते हैं। अगर किसी को 10 नंबरी घोषित कर दिया जाता है तो उसके अंगूठे लगाए जाते हैं। ये पहली बार है। ये कोई कर्जा लेता है तो अंगूठा लगाता है, लेकिन हम अपनी फसल बेचने गए थे, इस सरकार ने हमारे से अंगूठे लगवाने का काम कैसे किसान को अपमानित किया। अगर इस अपमान से बचना चाहते हो तो फिर आने वाले समय में बूथ के स्तर पे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को मजबूत बनाओ, अपनी सरकार बना लो। जिस दिन सरकार बना लोगे, आज आपसे कह करके जा रहा हूं, सरकार बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने तो एक कानून बनाया था कि किसान को अपनी फसल दूर दराज मंडियों में जाकर के ना बेचनी पड़े, उसके लिए फोकल पॉइंट बनाए थे, परचेज सेंटर गांव में बनाए थे। और मैं ऐसा कानून बना दूंगा कि किसान को अपनी फसल लेकर के ट्रैक्टर में लद करके भी फोकल पॉइंट पे नहीं जाना पड़ेगा। खेत में खड़ी फसल किसान की सरकार खरीदने का काम करेगी। संभव कमी है जब संगठन बना लोगे। उम्मीद करूंगा कि बूथ के स्तर पर संगठन भी खड़ा करोगे। 27 तारीख को बड़ी संख्या में आने का काम करोगे। आओगे 27 को। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।